प्री एग्जिस्टिंग सेल है, जो सेल पहले से मौजूद है वो सेल डिवाइड करेगी तब एक नई सेल आएगी। मतलब कि कोई भी सेल कब आएगी, एक नई सेल कब बनेगी, जब प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल पहले से मौजूद है, प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड करेगी तब एक नई सेल आएगी। तो उसके जो टर्म दिया रडोल्फ विर्को ने, ओमनी सेलुलाए सेलुला, ठीक है, याद रखिएगा। ओमनी सेलुलर सेलुला मतलब कोई भी न्यू सेल जो है वो बनती है प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से। आया समझ में? हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू ज़ारा। आज से मैं बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, बायोलॉजी का कोर्स शुरू कर रहा हूँ, और जिसमें मैं नीट का सिलेबस भी कवर करूँगा और 11-12 जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो भी मैं कवर करूँगा। तो जो भी स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं और 2021 मतलब नेक्स्ट ईयर नीट देने वाले हैं, या 11th में है या 12th में है और नेक्स्ट ईयर उनका एग्ज़ाम होगा, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो वो लोग मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं बायोलॉजी की। तो आज 2 जुलाई से ये कोर्स शुरू कर रहा हूँ और पहला चैप्टर मैं ले रहा हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर है, एनसीईआरटी क्लास 11th यूनिट 3 चैप्टर नंबर 8। तो ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। और शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूँ कि लेक्चर जो है अल्टरनेट डे आएगा, एक दिन बीच करके। जैसे आज 2 तारीख को लेक्चर आया तो 3 को गैप रहेगा, 4 को फिर लेक्चर आएगा। ठीक 11 से 12 बजे के बीच ये लेक्चर डेली आएगा, अल्टरनेट डे आएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ समझ में आए, आप लोग मेरा साथ दीजिए और लेक्चर को प्लीज़ पूरा देखिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। शुरू का 1 मिनट 2 मिनट दे के छोड़ देने से ऐसा नहीं होता कि सब कुछ समझ में आ गया, भाई समझ में नहीं आ रहा, अब समझ में नहीं आ रहा दूसरा चैनल देखते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी एक चैनल के साथ बने रहिएगा आप, तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज सेल। यह एनसीईआरटी का टॉपिक है, व्हाट इज सेल, सेल क्या है। तो आप लोग भी जानते होंगे कि एक सेल क्या है। सेल जो है सबसे छोटी यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच लाइफ एग्जिस्ट, सबसे छोटी यूनिट जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है, वो यूनिट क्या है? वो है सेल। तो शुरू करते हैं, एनसीईआरटी की लाइन वाइज पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस and performing essential function of life. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. तो यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हुए, ये सब जो है इंडिपेंडेंटली रहते हैं, लाइफ करते हैं, इंडिपेंडेंटली इन्वायरमेंट में रहते हैं, इंडिपेंडेंटली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो अपना सारा मशीनरी, अपना जो उनको फूड चाहिए होता है, वो सारा कुछ वो खुद से करते हैं इंडिपेंडेंटली। और ज़िंदा रहने के लिए जो भी फंक्शन उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को करना पड़ता है, वो सारा फंक्शन जो है वो करते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, कोई भी सेल या कोई भी चीज़ जिसके पास सेल के पास जितना स्ट्रक्चर होना चाहिए उससे अगर कम स्ट्रक्चर है, तो वो चीज़ जो है इंडिपेंडेंटली इस दुनिया में, इस इन्वायरमेंट में लिव नहीं कर सकती, ज़िंदा नहीं रह सकती, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट उसको ज़िंदा रहने के लिए, उसके इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए क्या है, एक सेल के पास जितना स्ट्रक्चर होता है वो सारा स्ट्रक्चर उस चीज़ के पास होना चाहिए, तभी वो चीज़ जो है इंडिपेंडेंटली जो है इस दुनिया में रह पाएगी, वो इंडिपेंडेंटली लिव करेगी। Hence cell is the fundamental structure and function of fundamental structural and functional unit of all living organism। तो सेल क्या है? सेल जो है फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। तो इस सेंटेंस को याद रखना, सेल जो है
फंक्शनल यूनिट है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में मौजूद है उनके, जैसे कि हम लोग भी हैं, तो हम ह्यूमन बींग्स जो है, हमारा भी हमारा जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो सबसे छोटी यूनिट जो है हमारे बॉडी में वो सेल है। और वैसे वैसे हज़ारों सेल हमारे बॉडी को मिल करके तैयार कर रहे हैं। एंटन वॉन लीeuwenhoek फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइफ सेल। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो पहली बार सेल को किसने देखा था? एंटन वॉन ने पहली बार सेल को देखा और एक लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया। किसने? याद रखिएगा, एंटन वॉन लीeuwenhoek ने फर्स्ट टाइम एक सेल को देखा और लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था। फिर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सेल के अंदर क्या न्यूक्लियस जो होता है, जो हम जानते, आप भी जानते होंगे, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको किसने डिस्कवर किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन देख सकते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के डिस्कवरी के बाद सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसको किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखिएगा। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट leading to the electron microscope revealed all structural details of the cells। तो जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, पहले माइक्रोस्कोप नहीं थे, पहले माइक्रोस्कोप था भी तो बहुत सिर्फ मैग्नीफाइंग करता था, एकदम हाई 100x जूमिंग वगैरह वाला माइक्रोस्कोप नहीं था पहले। लेकिन जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद फिर एक और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तैयार हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद ही सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो स्ट्रक्चर के बारे में साइंटिस्ट पता लगा पाए। तो माइक्रोस्कोप जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सारे माइक्रोस्कोप जब डेवलप हो गए, इन सब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, तब हमें पता चला कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर गोल्गी बॉडी होता है, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती है। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं मैं बताऊंगा अभी आगे। तो देख सकते हैं ये है एंटन वॉन लीeuwenhoek, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को देखा था और एक लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था, एंटन वॉन लीeuwenhoek ने। तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। सेल थ्योरी किसने दिया, कैसे सेल थ्योरी तैयार की गई, सब डिटेल बात करेंगे यहाँ पे। इन 1838 मैथियास शिल्डेन, ए जर्मन बोटेनिस्ट, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cell which form the tissue of the plant। तो 1838 में, डेट भी याद रखिएगा, 1838 में मैथियास शिल्डेन कौन है? जर्मन बोटेनिस्ट। कब? 1838 में इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे प्लांट के सेल को एग्जामाइन किया, माइक्रोस्कोप से देखा, ठीक है, बहुत सारे प्लांट सेल पे रिसर्च की, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि कोई भी प्लांट सेल जो है, सभी प्लांट सेल के पास क्या है? एक सेल वॉल है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर दिख रहा है, सेल वॉल का लेयर प्लांट सेल में, ठीक है। और उसी वक्त, उसी टाइम 1838 में, 1838 के बाद 1839 में, ठीक है, 1839 में थियोडोर स्कवान, 1839 में, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, याद रखिएगा। मैथियास शिल्डेन जर्मन बोटेनिस्ट और थियोडोर स्कवान क्या है? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो 1839 में थियोडोर स्कवान, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, उन्होंने एनिमल सेल पे रिसर्च किया, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल को देखा, ठीक है। और उन्होंने ये बताया कि एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या है? वो है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट में क्या था? प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर देखने मिल रहा था, सेल वॉल का लेयर। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, जो आउटर मोस्ट लेयर जो देखने मिल रहा है एनिमल सेल में, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या उसको लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है।
He also concluded his studies on plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of plant cell. On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals, plants are composed of cells and products of cells. तो स्कवान ने अपने रिसर्च के बेसिस पे क्या बताया कि एनिमल की जो बॉडीज़ है और प्लांट की जो बॉडीज़ जो है, एनिमल की बॉडी प्लांट की बॉडी जो है, वो छोटे छोटे सेल जो है जब जुड़ते हैं तब जाके पूरी एक एनिमल की बॉडी तैयार होती है या प्लांट की बॉडी तैयार होती है। तो एनिमल की बॉडी या प्लांट की बॉडी जो है सेल से कंपोज्ड हुआ है और सेल का प्रोडक्ट है। सेल का प्रोडक्ट जैसे क्या, सेल का प्रोडक्ट मतलब कि लीवर, किडनी, ये वगैरह क्या, ये सब सेल के प्रोडक्ट हैं। जाइलम, फ्लोएम, ये सब प्रोडक्ट ऑफ सेल है। सेल कंपोज हुआ, सेल जुड़ा तो सेल का प्रोडक्ट क्या मिला, जाइलम मिला, फ्लोएम मिला, ये सारे सेल के प्रोडक्ट हैं। आ रहा समझ में? नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए। Schilden and Schwann together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. तो शिल्डेन और स्कवान ने दोनों मिल करके सेल थ्योरी दी, लेकिन जो सेल थ्योरी शिल्डेन और स्कवान ने मिल करके प्रपोज की थी, जो सेल थ्योरी, वो सेल थ्योरी ये बात नहीं बताती थी, ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती थी कि एक नई सेल कैसे बनती है। इस बात को इनकी सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती थी। किसकी थ्योरी? शिल्डेन स्कवान ने जो थ्योरी दी, उस थ्योरी में ये बात नहीं थी कि एक नई सेल कैसे बनती है। ठीक है, तो रडल्फ विर्को के नए साइंटिस्ट रडल्फ विर्को 1855 में जिन्होंने पहली बार 1855 में रडल्फ विर्को ने एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड होता है, ठीक है, पूरा, और फिर उसके बाद एक नई सेल तैयार होती है। मतलब कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, जो सेल पहले से मौजूद है, वो सेल डिवाइड करेगी, तब एक नई सेल आएगी। मतलब कि कोई भी सेल कब आएगी, एक नई सेल कब बनेगी, जब प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल पहले से मौजूद है, प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड करेगी, तब एक नई सेल आएगी। तो उसके जो टर्म दिया रडल्फ विर्को ने, ओमनिस सेलुलाए सेलुला, ठीक है, याद रखिएगा। ओमनिस सेलुलाए सेलुला मतलब कोई भी न्यू सेल जो है वो बनती है प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से। आया समझ में? He modified hypothesis of Schilden and Schwann to give the cell theory a final shape. This cell theory as understood today. फिर रडल्फ विर्को ने क्या किया, शिल्डेन स्कवान ने जो सेल थ्योरी दी थी, उस सेल थ्योरी में क्या किया, इसने मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके एक नई सेल थ्योरी प्रोवाइड की। वो सेल थ्योरी ये है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के कॉम्पोजिशन से बनी है, सेल के प्रोडक्ट से बनी है। दूसरा पॉइंट सेल थ्योरी का, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो जो भी सेल, नई सेल जो बनती है या जो सेल अभी मौजूद है, वो भी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल जो थी उसी से आई है, अपने आप कोई सेल नहीं आई। ठीक है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही कोई सेल आई है। अब बात करते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल। द ओनियन सेल which is a typical plant cell has a existing cell wall as its outer boundary and just within it is the cell membrane. The cell of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of cell. तो ओनियन सेल मतलब प्याज का सेल। प्याज का सेल क्या है? ओनियन सेल एक प्लांट सेल है, ठीक है। तो प्लांट सेल में मैंने बताया क्या, प्लांट सेल का जो सबसे आउटर बाउंड्री क्या होता है, आउटर बाउंड्री सेल वॉल। तो ओनियन सेल एक प्लांट सेल है, तो ओनियन सेल का जो आउटर बाउंड्री क्या है वो है सेल वॉल। और
आउटर बाउंड्री जो है सेल वाल के जस्ट नीचे क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कह सकते हम लोग, सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, बात एक ही है। तो सेल वाल के जस्ट नीचे जो लेयर वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स में जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन चीक सेल की बात करें तो ह्यूमन चीक सेल जो है एनिमल सेल है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में एनिमल में काउंट होते हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं। तो ह्यूमन चीक सेल पर अगर रिसर्च किया गया, उसमें देखा गया जो आउटर बाउंड्री, जो आउटर लेयर जो है वो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल का, ह्यूमन चीक सेल का। तो ह्यूमन बीइंग में चीक सेल में, एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री जो है वो सेल वाल नहीं है, सेल वाल उसमें नहीं है, सेल मेम्ब्रेन लास्ट लेयर। इनसाइड ईच सेल is a dense membrane bound structure called the nucleus. This nucleus contain chromosomes which in turn contain the genetic material. हर सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाद अंदर सेल के अंदर, जैसे ये सेल है, ठीक है, एक सेल है, ये सेल के अंदर, ये अंदर में क्या है, एक गाढ़ा मटेरियल देखने मिल रहा है। जैसे ये एक सेल है, सेल के अंदर एक डेंस मटेरियल देखने मिल रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। सेल के अंदर, सेल के सेंटर पे एक न्यूक्लियस देखने मिल रहा है। जरूरी नहीं कि न्यूक्लियस हमेशा सेंटर पे ही हो। तो सेल के अंदर डेंस मटेरियल देखने मिल रहा है जो कि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। उस मटेरियल के चारों तरफ क्या है, अंदर में न्यूक्लियस, उस मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या है, मेम्ब्रेन है। तो सेल के अंदर एक डेंस मटेरियल दिख रहा है, इसके चारों तरफ क्या है, मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। वो मटेरियल सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर एक डेंस मटेरियल है, उस डेंस मटेरियल के चारों तरफ क्या है, मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, ठीक है। उस डेंस मटेरियल के चारों तरफ क्या है, मेम्ब्रेन है। तो उस स्ट्रक्चर क्या बोल रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है, सेल के अंदर पाया जाता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन देखने मिलती है। न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड इस ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम देखने मिलता है। कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम देखने मिलता है। और क्रोमोसोम जो है डीएनए से बना है, डीएनए से, किससे बना है क्रोमोसोम, डीएनए के कंडेंसेशन से बना है क्रोमोसोम, ठीक है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर देखने मिलता है, ठीक है। क्रोमोसोम किससे बना है, क्रोमोसोम जो है जेनेटिक मटेरियल से बना है, डीएनए से बना है, डीएनए के कंडेंसेशन से, क्वाइलिंग ऑफ डीएनए से। आ रहा समझ में। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई are called eukaryotic, whereas cell that lack a membrane bound nucleus are prokaryotic cells. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं, तो ध्यान से सुनिए। सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन दिख रहा है, मतलब सेल जिसका न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन से बाउंड है, वो सेल को क्या बोलेंगे, उस सेल को बोलेंगे, वो सेल यूकैरियोटिक सेल है। और जिस सेल में न्यूक्लियस है लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, जिस सेल में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है, उस सेल को क्या बोलेंगे, उस सेल को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। आया समझ में। लेकिन कुछ चीज़ें जो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में कॉमन है कि बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब कि सेल के अंदर एक जगह पाई जाती है, जैसे कि बताता हूं मैं। सपोज कि ये सेल है, सेल के अंदर ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है। इस एरिया में, इस एरिया में पूरा लिक्विड भरा हुआ है।
इस एरिया को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल के अंदर जो पूरा एरिया है वो साइटोप्लाज्म, और इसी एरिया में, इसी साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है और बाकी जो भी सेल ऑर्गेनेलिज है इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो दिख रहा है, ये बीच वाला पूरा हिस्सा, सेल के अंदर पूरा हिस्सा, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। सेल के अंदर पूरा एरिया क्या है, ये है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में दिख रहा है आपको न्यूक्लियस, देख रहे हैं न्यूक्लियस, और भी बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिज दिखाई दे रही है, जैसे कि ये हो गया, ये है क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है गोल्गी एपैरेटस। आ रहा समझ में? साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, सारी सेल ऑर्गेनेलिज मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेल ऑर्गेनेलिज क्या होती है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। सपोज करिए कि एक बैंक है, ठीक है, एक बड़ा सा बैंक है, क्या है, एक बैंक है, ठीक है। अब क्या है कि बैंक को चलाने के लिए, रन करने के लिए उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है। बैंक में क्या है, बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि एक कंपार्टमेंट है कैशियर वाला, जहाँ से जो पैसा देने वाला कंपार्टमेंट है या पैसा लेने वाला कैशियर कंपार्टमेंट है। एक जगह है जहाँ पर से पैसा भरने वाला फॉर्म मिलता है, ठीक है। एक जगह है जहाँ पे अकाउंट खुलवाना है बैंक में, तो वहाँ पर जाएंगे लोग, एक कंपार्टमेंट ये वाला, ठीक है। ऐसे सब बहुत सारे कंपार्टमेंट बैंक में बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बैंक रनिंग में है, अगर इनमें से कोई भी कंपार्टमेंट बैंक में ना हो तो बैंक नहीं चलेगा। जस्ट उसी तरह सेल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कंपार्टमेंट बना दिए गए हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं जो अलग अलग योगदान, अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं सेल में, ताकि सेल जो है जिंदा रह सके, सेल रनिंग कंडीशन में आ सके। आ रहा समझ में? This cytoplasm is main arena of cellular activities in both the plant and animal cells. तो साइटोप्लाज्म जो है, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर जो पूरा वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई कर रहा है वो साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में ही सेल के अंदर जो भी सेलुलर रिएक्शन होता है, सेल को जिंदा रखने के लिए जो भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है, वो सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ कहाँ होती है, सेल के अंदर होती है, साइटोप्लाज्म में। जो भी केमिकल रिएक्शन सेल को जिंदा रखने के लिए होगा, वो सारा केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। चाहे एनिमल सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, ठीक है। Various chemical reactions occur in it to keep the cell in living state. Beside the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structure called organelles like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, vacuoles. तो न्यूक्लियस के अलावा जो भी बहुत सारी अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिज जो सेल के अंदर होती हैं, वो सेल ऑर्गेनेलिज है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, दिख रहा है, ये है गोल्गी बॉडीज, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस भी देख सकते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। तो देखिए, और जितना भी नोट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं उस नोट्स को, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा तो लिखते चाहिए नोट्स को। और प्लीज़ लेक्चर को पूरा देखिए,
20 लेक्चर में से हार मत मानेंगे भाई, आपसे हमसे नहीं होगा, बहुत लंबा लेक्चर हो गया। तो पढ़ाई करनी है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तभी कुछ हासिल होगा, ऐसे थोड़ी कुछ हासिल होगा। दी प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। तो जैसे कि मैंने क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी सेल ऑर्गेनेली कहाँ देखी? यूकैरियोटिक सेल में देखी। लेकिन ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है, वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जो है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगी। ठीक है। लेकिन राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में देखने मिलता है। क्यों? प्रोकैरियोटिक सेल में क्यों देखने मिलता है राइबोसोम? क्योंकि राइबोसोम जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं। राइबोसोम जो है, राइबोसोम के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, इसलिए राइबोसोम जो है देखने मिलता है हम लोग को प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल दोनों में। विदिन द सेल ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within two organelles, chloroplast in the plants and the mitochondria on rough endoplasmic reticulum। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। राइबोसोम जो है सेल के अंदर, सेल में राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है और राइबोसोम जो है क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। तो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म के अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है? वो क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। राइबोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और राइबोसोम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाया जाता है राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम जो है सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है। राइबोसोम का टाइप भी होता है 80S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। तो ये बात करेंगे आगे के लेक्चर में। एनिमल सेल्स contain another non-membrane bound organelle called centrosome which help in cell division. Cell differ greatly in size, shape, activities. For example, mycoplasma, the smallest cell are only 0.3 micrometer in length while bacteria could be 3 to 5 micrometer। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक और सेल ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। वो ऑर्गेनेली है सेंट्रोसोम, जो कि एनिमल सेल में पाया था, प्लांट सेल में नहीं पाया था, याद रखिएगा। तो सेंट्रोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में देखने नहीं मिलता है सेंट्रोसोम, याद रखिएगा। ठीक है। सेल का जो है साइज जो है, सेल अपने साइज में, शेप में बहुत ज़्यादा वेरी करता है ग्रेटली। सेल लॉन्गेस्ट सेल भी होती है, शॉर्टेस्ट सेल भी होती है, स्फेरिकल सेल भी होती है, बहुत तरह की सेल होती है। तो माइकोप्लाज्मा याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर का साइज है उसका। ठीक है, याद रखिएगा। तो माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है जिसकी लंबाई जो लेंथ जो है सिर्फ और सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर है। लेकिन बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो है 3 to 5 माइक्रोमीटर का बैक्टीरिया जो है लेंथ में बात करें, बैक्टीरिया जो है 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ हो सकता है। लेकिन माइकोप्लाज्मा भी एक तरह का बैक्टीरिया ही में आता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल, इसका लेंथ, जिसकी लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर है। अब बैक्टीरिया का लेंथ, नॉर्मल बैक्टीरिया का जो लेंथ होता है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। माइकोप्लाज्मा भी एक तरह का बैक्टीरिया ही है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन याद रखिए, माइकोप्लाज्मा भी एक तरह का बैक्टीरिया ही है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल में काउंट होता है। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। और बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया की लेंथ की बात करें तो नॉर्मल बैक्टीरिया जो साइज होता है, लेंथ जो होता है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है उसका रेंज। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का जो एग जो है, अंडा जो ऑस्ट्रिच का, ऑस्ट्रिच के अंडे का सेल देखेंगे वो सबसे लार्जेस्ट सेल में इंक्लूडेड है। लॉन्गेस्ट नहीं, याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं लार्जेस्ट की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लार्जेस्ट सेल वो क्या है? वो ऑस्ट्रिच का एक सेल है।
एमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग की बात करें, ह्यूमन बींग में रेड ब्लड सेल आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है, उसका डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर, 7.0 माइक्रोमीटर, याद रखिएगा। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली देयर शेप, दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कोलुमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? वो होती है नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल। सेल का डिफरेंट शेप साइज होता है, जैसे कि सेल जो है डिस्क शेप की हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कोलुमनार हो सकती है, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, और सेल इरेगुलर शेप की भी हो सकती है। तो ये सेल के शेप के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, पिक्चर दिखा देता हूँ। देखिए, ये है रेड ब्लड सेल, ये है वाइट ब्लड सेल, ये कोलुनार एपिथेलियल सेल, ये है नर्व सेल, ये ट्रैकिया एलोंगेटेड सेल है, और ये है मेसोफिल सेल, राउंड एंड ओवल सेल है। तो इन चीज़ों पे मैं डिटेल में बात करूँगा नेक्स्ट लेक्चर पे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन रहने दीजिए, ताकि आपको लेक्चर कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे, और मेरे साथ बने रहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। सेल साइकिल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हमारा चैप्टर चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।